Now students, we are on point number 3. Argument in favor of disinvestment is the same as in case of privatization. तो ये पॉइंट ये कहता है कि जो हमने प्राइवेटाइजेशन के फेवर में आर्गूमेंट्स या पॉइंट्स हैं हमारे, वही पॉइंट सेम है जब हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन सेम वर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ टेकन एज अ remedial measure to improve production and managerial efficiency as well as to facilitate modernization. क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो और साथ में दे वांट रिजल्ट नॉट गॉट दे वांट रिजल्ट्स, एंड फॉर डैट दे यूज़ लेटेस्ट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. और लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत हाई है और उस कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए उनको अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती रहनी पड़ेगी. नेक्स्ट वन, ऑफ कोर्स दिस इन्वेस्टमेंट इज आल्सो यूज्ड एज अ मीन टू मैनेज फिजिकल डिफिसिट. फिजिकल डिफिसिट कैसे मैनेज हो रहा है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि डिस इन्वेस्टमेंट से जो भी अर्निंग होती है गवर्नमेंट की, क्योंकि जब कोई कंपनी या शेयर सेल कर रहा है तो उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा, वो जाना जाता है कैपिटल रिसिप्ट्स, एज ए कैपिटल रिसिप्ट्स. तो वो रिसिप्ट्स में रिसीविंग पार्ट में जाता है, और रिसीविंग पार्ट में जाने की वजह से इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द बजट एंड डिफिसिट फॉर द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज पॉजिटिव. लेट वी स्टडी द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आए प्राइवेटाइजेशन जब इम्प्लीमेंट हुआ आफ्टर 1991? तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें थी जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल रही, और क्यों फेवर हुआ प्राइवेटाइजेशन का? तो नंबर वन, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि प्राइवेट में इफ़िशेंसी ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा होती है. उसका रीज़न ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर, जो क्योंकि जो गवर्नमेंट यूनिट्स होगी वहाँ पर यूनियंस बहुत ज़्यादा होती थी और साथ में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत हाई होता था और अननेसेसरी फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती थी. यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होता है प्राइवेट सेक्टर में वो अपने वर्क के ऊपर होता है, और साथ में जो मैनेजर्स हैं दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस. पहले क्या होता था, जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जो डिसीजन ले रहे हैं उसको पहले दे हैव टू डिस्कस विद द पॉलिटिकल मेंबर्स, और उन मेंबर्स से डिस्कस करके फिर वो पहले डिफरेंट गवर्नमेंट्स के पास जाता था, वहाँ पे वो पास होता था, तब जाके वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होता था. लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस एंड क्विक विदाउट इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल डिसिप्लिन. फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन में दे मेंटेन देयर ओन, अपने आप मेंटेन करते हैं रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स. ठीक है, लेकिन 1991 से पहले ऐसा नहीं था, और दे हैव टू सैंक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स होते थे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, जो उनको पहले उनसे क्लियरेंस लेना पड़ता था, तब जाके वो अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन या डिसीजन ले सकते थे. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन डिफिसिट. डिफिसिट गवर्नमेंट के डिफिसिट में है ना, उसमें रिडक्शन हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी दे आर गोइंग रन बाय द जो लॉस में चल रही थी. अब लॉस उनका कौन पूरा करेगा? लॉस तो गवर्नमेंट को ही पूरा करना था क्योंकि वो गवर्नमेंट की ऑन थी. तो इससे जो डिफिसिट था गवर्नमेंट का वो भी कम हुआ, और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स थी वो प्रॉफिट तो अपने आप अर्न कर रही थी सफिशेंट या कैसा भी, साथ में दे हैव पेड टैक्स. क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो तो गवर्नमेंट की अपनी है, वो चाहे टैक्स दे चाहे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन हाँ, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रेगुलरली टैक्स पेड कर रही थी, तो उससे हमारी डिफिसिट भी कम हुई गवर्नमेंट की, साथ में जो लॉस होता था पब्लिक गवर्नमेंट यूनिट से वो भी कम हुआ. नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिटिवनेस. प्राइवेटाइजेशन में एक मेन हमने ये कहा था कि भाई ये जो कंपनीज होती हैं दे आर मोर कॉम्पिटिटिव होती हैं, और क्योंकि प्राइवेटाइजेशन टारगेटेड एट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजर कैपेबिलिटीज कुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. और ये कॉम्पिटिटिवनेस को क्यों इंकरेज करती हैं? क्योंकि जो बेटर प्रोडक्ट प्रेजेंट करेगा मार्केट के अंदर
वही कंपनी सर्वाइव करेगी, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी है या फिर डोमेस्टिक कंपनी है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, अब ये हुआ कि भाई जो जो प्राइवेट सेक्टर विल फंक्शन efficiently to satisfy the unlimited wants of consumer in order to create a market for the production. It will result in diversification and expansion of production. It will also promote consumer sovereignty. मतलब यहाँ पे जैसा कंज्यूमर वांट कर रहा था अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कहता है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, मतलब फीडबैक लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हर एक कंज्यूमर से पूछते हैं, दे गो फॉर, जो कंपनीज़ हैं वो सर्वे कराती हैं बहुत सारे, और सर्वे के अकॉर्डिंग जो नीड है या रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की उसको इम्प्लीमेंट करती है। और वो ही एक्चुअली जो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चला रहा था, उस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को ना बना के अकॉर्डिंग टू द नीड और टेक्नोलॉजी चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करती रहती है कंपनीज़, और डैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। सो ये भी प्राइवेटाइजेशन का एक पार्ट है। पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ऐसा नहीं होता था, जो स्टैंडर्ड उनका प्रोडक्ट था वो वही अपना प्रोडक्शन करते थे और इसी को मार्केट के अंदर सेल होता था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इससे प्राइवेटाइजेशन से एक मेन जो हुआ, ये एक मेन पॉइंट है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। हमने दो तरह के इन्वेस्टमेंट पढ़े हैं फॉरेन से रिलेटेड। नंबर वन, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि डायरेक्ट इंडियन कंपनीज़ में जॉइंट वेंचर के थ्रू या फिर बाय द वर्किंग विद द स्मॉल कंपनीज़, जो फॉरेन कंपनीज़ होती है वो यहीं के फैक्टर प्रोडक्शन यूज़ करके प्रोडक्शन करती है ना। चाहे वो लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करे या फिर किसी स्मॉल कंपनीज़, यहाँ की जो पहली जो छोटी कंपनी है उसको ओन्ड करे, है ना। तो ये कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे वोडाफोन ने, इससे पहले कंपनी थी हच, उसको स्मॉल कंपनी थी अकॉर्डिंग टू वोडाफोन, एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो वोडाफोन का इंडिया के अंदर डैट इज़, ये जो इन्वेस्टमेंट था ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डायरेक्टली यूज़ करते हैं फॉरेन किसी कंट्री के, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लैंड के ऊपर, साथ में कैपिटल में करते हैं, या फिर लेबर, वहाँ की लेबर को हायर करते हैं। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट कहलाता है ये कहलाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो अदर कंट्रीज वुड लाइक टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंड डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट जो होती है वो एक्सपेंड हुई थी, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी पूरी अपॉर्चुनिटीज़ थी। इसीलिए जो फॉरेनर्स थे दे आर कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट एंड लॉन्च देयर कंपनीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। नाउ लेट वी डिस्कस सम नेगेटिव एस्पेक्ट आल्सो। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे प्राइवेटाइजेशन के, और निगेटिव इम्पैक्ट्स भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन है नेगलेक्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो सोशल इंटरेस्ट है उसको नेगलेक्ट करता है। हमने माना था कि भाई जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो एक तरह से सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा सोचती है और प्रॉफिट अर्निंग कम होती है, इसलिए ज़्यादातर कंपनीज जो होती थी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, दे आर गोइंग थ्रू द लॉस, वो लॉस में जा रही होती है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन वहीं पर ये बात नहीं सोचते हैं, दे ओनली, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो जो सोशल इंटरेस्ट जितने भी होते हैं उनको नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो सोशल वेलफेयर की, वो पीपल को पे करनी पड़ती है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई वो ये कंपनी जब पॉल्यूशन क्रिएट करती है तो उसके ऊपर ज़्यादा इनका कोई मतलब ऐसा थिंकिंग नहीं होती है कि उससे आसपास के लोगों को कुछ नुकसान हो रहा होगा, या फिर जब वो ड्रेनिंग सिस्टम इसमें केमिकल वगैरह वो डिस्ट्रॉय करते हैं बाहर ओपन में, तो वो उस तरह की चीज़ों को नहीं देखते हैं, है ना। तो सोशल इंटरेस्ट, साथ में जो भी सोशल इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं ये उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब होता है। वहीं पर जो सोशलिस्ट पैटर्न था, जो हम पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को स्टडी कर रहे थे, तो वो एक तरह से सोशल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सारा वर्क करते थे। तो वहाँ पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो सोशल इंटरेस्ट था, यहाँ पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये एक इसका एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। नेक्स्ट इज हाईली प्राइज्ड गुड्स। हाईली प्राइज्ड गुड्स मतलब इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है। इन्फ्लेशन का रीज़न यही है कि प्राइवेटाइजेशन की जो फंक्शनिंग है
तो मार्केट मैकेनिज्म पे चलती है। मार्केट मैकेनिज्म ये कहती है कि भाई जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की सप्लाई करो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों के प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं और उससे उन जो लोग उस बजट के अंदर नहीं आते हैं उनकी डिमांड वहाँ पर कम हो जाती है। अगर ये सिनेरियो लगातार चलता रहता है कंटिन्यूसली, तो इससे जॉब भी बहुत सारी जाती है और बहुत सारे सर्कमटेंसेस की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। और ये जो इन्फ्लेशन होती है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इकोनॉमी की। एक ऐसे ही इन्फ्लेशन का एक रीज़न था, आप ये इसमें दिया हुआ है सिरिकिला ट्रेजेडी, ये 1 मार्क्स में जाती है कभी कभी। सिरिकिला ट्रेजेडी क्या आती है? सिरिकिला एक स्मॉल टाउन है आंध्र प्रदेश के अंदर। वहाँ पर ज़्यादातर वीवर्स रहते हैं, जो ये हैंडलूम्स वगैरह वीवर्स होते हैं ना, जो कपड़ा वगैरह बनाते हैं। तो उनकी पहले हैंडलूम की जगह, हैंडलूम आप समझ गए जो वो मशीन होती है जिससे कपड़ा बुनते हैं। अब हैंडलूम पहले तो हाथ से चलती थी, फिर पावर लूम्स आई। पावर लूम मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी। तो उन्होंने स्मॉल यूनिट्स, बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स खोली हुई थी अपनी वहाँ के लोगों ने। लेकिन तभी क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो काफ़ी सारे स्टेट्स ने प्राइवेट ऑनरशिप को दे दिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्हें लगता था कि भाई ये जो चार्जेस हैं जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं बहुत कम है, तो उन्होंने चार्जेस इंक्रीज़ कर दिए। और चार्जेस इंक्रीज़ करने की वजह से जो ये छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, दे आर अनेबल टू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत हैवी हो गया, उसको पेड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके पावर कनेक्शन कट कर दिए गए। जब पावर कट कर दिए गए तो इसका मतलब ये था कि भाई जो उनको अर्निंग हो रही थी अपने वर्क करने से, वो अर्निंग ख़त्म हो गई। अब उसकी वजह से एट दैट टाइम सिरिकिला के अंदर 50 पावरलूम वर्कर्स ने सुसाइड किया था, और इसी को बोलते हैं सिरिकिला ट्रेजेडी। तो ये हाई प्राइस्ड गुड्स, यहाँ पे हाई प्राइस गुड्स जब हम पढ़ रहे हैं, कौन सी गुड्स हुई? वो इलेक्ट्रिसिटी जो परचेज़ कर रहे थे वो उसकी इन्फ्लेशन या उसके प्राइजेज़ हाई हो गए, और जिसका इफ़ेक्ट उनकी अर्निंग के ऊपर पड़ा। वो पेड नहीं कर पाए, और वो बिल को पेड नहीं कर पाए, और जिससे उनका जो व्यवसाय था, जो वर्क था, वो बंद हो गया। नेक्स्ट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हर एक कंपनीज को ओपन कर लेंगे जिस चीज़ में भी उन्हें दिखाई देगा बेनिफिट है, और फिर इस तरह से पूरे इंडस्ट्रीज़ को या पूरे मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी है वो जिसमें भी उसको लगेगा कि बेनिफिट है। जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो कुछ फ्यू कंपनीज ऐसी हैं इंडिया की, गोदरेज है, टाटा है, तो वो एक तरह से कंसंट्रेशन है, उनका पावर है उनके हाथ में, और वो हर प्रोडक्शन को, हर हर जिसमें भी जिस प्रोडक्ट में भी लगता है कि बेनिफिशियल है फ्यूचर के लिए, वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और वहाँ पर जाकर एक मोनोपोली, एज ए मोनोपोलिस्टिक अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हिंड्रेंस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कहीं ना कहीं एक तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म का, उसको ये छुपौती है, या कह सकते हैं इसको पूरा नहीं करती है। बिकॉज जो प्राइवेटाइजेशन है डज नॉट वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एज इट इज़ गाइडेड बाई प्रॉफिट मोटिव। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव है। अगर उन्हें लगेगा कि भाई उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो रहे हैं, और एम्प्लॉय ज़्यादा होने की वजह से उनको बेनिफिट्स नहीं हो रहा, मतलब उनको ज़्यादा सैलरी पेड करनी पड़ी है, उनकी रेवेन्यू कम है, तो क्या करेंगे वो अपने एम्प्लॉयमेंट्स को रिट्रेचमेंट कर देंगे। मतलब उनको कह देंगे भाई आप जा सकते हो, बिकॉज इन ऑर्डर टू कट डाउन कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। और ये एक तरह से अगर ऐसे ही चीज़ चलती रही, जैसे अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारी कंपनीज बंद हो गई और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि दे आर ऑल आर प्राइवेट। अगर ये पब्लिक कंपनीज होती तो चाहे एम्प्लॉय अपने वर्क पे जाता है या नहीं जाता, दे गॉट सैलरी, प्रॉपर सैलरी मिलती, रूटीन वाइज मिलती। अब इससे वो क्या रहा है, इट मे कॉज कॉन्सिक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट। इससे कॉन्सिक्वेंट मतलब कंटिन्यू अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा अगर ये कॉस्ट कटिंग वाली बात आ जाती है। और प्राइवेटाइजेशन इन मैनी पीएसयू रिजल्टेड इन वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ मैनी वर्कर। ऐसे ही हुआ कि जो बहुत सारी पीएसयूज थी जिनको कन्वर्ट किया गया प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको भी वीआरएस दे दिया। वीआरएस होता है अपने आप अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस वो। और ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री जॉब कंडीशन लेड टू द प्राइवेट सेक्टर।
और इससे कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक अनसेटिस्फैक्ट्री जॉब कंडीशंस हैं. So that's all for today, and it is all for privatization also. Thank you.